आज हम करने वाले हैं MTE04 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप से आपका क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले चलते हैं बेसिक्स के बाद। तो देखिए इस पे गिवन दे रखा है यू नो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं आपको सीधी और साफ भाषा में बताऊं तो लीनियर इक्वेशंस देखिए कुछ इस फॉर्म में होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। जी बिल्कुल, ये देखिए ये जो आपका x है ये वेरिएबल होता है और ये जो दो हैं आपके कांस्टेंट होते हैं। अब ये a और b जो है आपके रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, इरेशनल, रेशनल, राइट। तो ये सारे नंबर आपके रियल नंबर में आते हैं। तो ए और भी कुछ भी हो सकता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आप ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका ए ज़ीरो हो गया तो बी भी ज़ीरो आएगा, जो कि किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। ये तो आपकी हो गई वन वेरिएबल में। देखिए क्योंकि इसमें एक्स है और ए की वेरिएबल है। अब बात करते हैं टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस में। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? कुछ नहीं होती, खाली ए एक्स के साथ अब एक और टर्म जुड़ जाएगा, वो है बी वाई। आप चाहें तो x1 x2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस वेरिएबल होना चाहिए। अब प्लस सी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टू वेरिएबल हो, थ्री वेरिएबल हो, फोर वेरिएबल हो, एक ना एक कांस्टेंट आपका रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी फिक्स वैल्यू, चाहे वो 4 हो सकती है, -4 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 4/2, ऐसी वैल्यूज़ को कांस्टेंट बोलते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए इसकी जो वैल्यू है वो तो y पर टिकी है, y पे जो आएगा इससे इनटू करके वही चीज़, ए की भी वही बात है। क्योंकि देखिए दो टर्म है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। अब ये कांस्टेंट टर्म है, एक ही है। अब मान लीजिए आप थ्री वेरिएबल की बात करते हैं तो थ्री वेरिएबल में भी कुछ नहीं होगा, ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। देखिए थ्री वेरिएबल की इक्वेशन है इसमें, क्योंकि तीन वेरिएबल है। ये हो गए आपके तीन वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड। ए बी सी आपकी जो है वो रियल वैल्यूज़ होंगी, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगी। और ये जो है आपका कांस्टेंट होगा, ये भी वैसे रियल नंबर ही होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे वेरिएबल दो हो, तीन हो, चार हो, कांस्टेंट तो एक ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये तीन तक ही हो, ये एन टाइम तक भी हो सकती है। हो सकता है ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए एक्स थ्री, कितने भी हो सकते हैं ये। अगर ए एक्स एन तक है तब भी उसमें जो कांस्टेंट है वो एक ही रहेगा। इन बातों को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो यही थी कुछ लीनियर इक्वेशंस। इसमें जो सबसे ज़्यादा काम आएगी हमारी, वो आएगी हमारी टू वेरिएबल में और थ्री वेरिएबल में। क्या होती है टू वेरिएबल? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी, ए कॉन्स्टेंट, और ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई। इसमें क्या था? तीन वेरिएबल थे, एक्स वाई जेड। तो ये आपकी कहलाई जाएगी तीन वेरिएबल की इक्वेशन। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे रखी है एक वेरिएबल में, ए एक्स प्लस बी इक्वस टू ज़ीरो, और दूसरी दे रखी है आपको बी एक्स प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो। ये अभी ऐसे एज्यूम करना है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो आई और बी की वैल्यू ज़ीरो आई, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है, मतलब कुछ बात ही नहीं बनी, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो आपका अगर दोनों की वैल्यू ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो, पूरी इक्वेशन ज़ीरो में बैठ जाएगी, जो कि आपका ना के बराबर सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात करते हैं उन इक्वेशंस की, जैसे कि आप मान लीजिए अब आपकी कोई ए की वैल्यू आ गई 3 और बी की वैल्यू आ गई 3 2, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, ये एक यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, राइट। एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि हाँ भाई कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी आई है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा आपका आता है मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन कैसे होता है? मान लीजिए अगर ए इज टू 3y आ गया, ये बी इजिकल्स टू 4x आ गया, तो देखिए आप देख रहे हैं कि ये कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके साथ y जुड़ गया है, उसके साथ x जुड़ गया है। तो ये आपका जो कह रहे, ये आपका एक कैटेगरी में आएगा, मैनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में, राइट। किसी भी लीनियर इक्वेशन के खाली तीन ही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हो गया आपका नो सॉल्यूशन, दूसरा हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हो गया आपका मैनी सॉल्यूशन। यही होता है तीनों टाइप की सॉल्यूशंस का, राइट। नो सॉल्यूशन जब दोनों की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन जब आपके पास कोई परफेक्ट वैल्यू आ जाए, ए टू बी टू, माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैनी सॉल्यूशंस कब होगा? जब ए की वैल्यू डिपेंड हो जाए किसी में,
इस y में डिपेंड हो जाए। अब ये y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट, और ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 3 टाइप के ही आपके सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशंस में। आइए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो देखिए उसने भी यही बोला है कि लीनियर इक्वेशन रियल नंबर में होती है, 1 वेरिएबल में ऐसे होती है। देखिए ax प्लस बी, 2 वेरिएबल में ये आ गया ax प्लस बी, वाई प्लस सी, 3 वेरिएबल में, 4 वेरिएबल में बता चुका हूँ, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई पूछेगा नहीं, राइट, ये इग्नू कभी नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था जब लीनियर इक्वेशन ओवर n वेरिएबल की हो जाती है तो आप इसे इस तरीके से डिनोट करेंगे जिसमें एक कांस्टेंट टर्म आता है, राइट। अब इसे भी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतनी आसान भी चीज़ें वो कभी देगा नहीं है आपको पेपर में। अब आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। देखिए आपको जो क्वेश्चन है पेपर में वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, एक नया क्वेश्चन इस टाइप से हर बार देखा गया है। तो देखिए पहली बात तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको डेटा देता है तो आपको इक्वेशंस कैसे बनानी है, राइट। देखिए सबसे पहले वैसे तो डेटा देगा नहीं, बाई चांस अगर देता है तो आपको देखना है कि देखिए ये जो इक्वेशन है 3 वेरिएबल की तो बनेगी प्लस इक्वल्स टू में भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अब देखिए इक्वल्स टू में मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस हो ax प्लस बी वाई, आप इसको माइनस सी ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप सी इसको इधर ले आओगे, पर क्यों, क्योंकि माइनस सी भी एक रियल नंबर ही होता है, राइट। तो आप इसको चाहे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। अब आप ज़रा देखें ये 3 वेरिएबल में ये इक्वेशन बनेगी, देख के ही पता चल रहा है क्योंकि देखिए इसमें 3 क्वालिटीज़ दे रखी हैं, राइट। तो अब चाहे तो आप बना सकते हैं 2x प्लस 3 प्लस वाई प्लस 4 ऐसे में। अब आपको पता चलना चाहिए कि कैसे में बनानी है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 2x 3y प्लस 4z में बनाए, ऐसे में बनाए या ऐसे में बनाए। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको ऐसे में बनानी है जिसमें आपकी जो इक्वेशन है परफेक्ट बैठे। अगर आप नीचे की तरफ आते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो देखिए इसमें नीचे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें नीचे कुछ नहीं आ रहा है। देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर भी दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z तो इक्वल्स टू में या कुछ भी नहीं है, तो मतलब आपका जो ये वाला तरीका है वो गलत होगा। अब बात करते हैं सिदाई में। तो देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 1200, तो ये एकदम परफेक्ट मैचिंग बैठ रहा है। तो आपकी जो इक्वेशंस है वो इसी में बैठेगी और 3 वेरिएबल में बैठेगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है 3 टाइप के हैं। देखिए 3 वेरिएबल 3 टाइप के प्रोडक्ट को ही दर्शाता है, राइट। आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी पहले बताया था कि तीनों वेरिएबल अलग अलग होते हैं। अब देखिए अब नीचे आ जाएं तो ये देखिए एकदम उल्टा एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, देखिए अब अगर आप यहाँ की तरफ जाते हैं तो ये सारे वेरिएबल हैं। अगर आपने मान लो nth तक हो सकते हैं, इसलिए ये वाली जो कंडीशन है वैलिड बैठ सकती है कि कितने भी आगे जा सकता है। अब मान लीजिए आपने ये लिखा 3x प्लस 4y प्लस 3z प्लस 4 प्लस 1 अल्फ़ा, कुछ कर सकते हैं आप। इक्वल्स टू में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं है इक्वल्स टू के लिए तो ये इक्वेशन आपकी गलत बैठ जाएगी। अब आते हैं नीचे की तरफ, 3x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 55। तो देखिए इस तरीके से एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। आपको इक्वेशन बनाने का सिर्फ सिंपल तरीका यही है कि आपके पास इक्वल्स टू में भी जो आप अकॉर्डिंग जाओ, इक्वल्स टू में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस तरीके से इक्वेशन बना भी दी तो इसके नीचे कुछ नहीं था। अब इसलिए आप ऐसे में बनाओगे तो देखिए परफेक्ट इक्वेशन बैठ रही है। अब इग्नू एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन देगा, वो देगा इस टाइप का, यही नहीं देगा इस टाइप का देगा। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। तो वो कह रहा है 30 लीटर्स ऑफ 50% अल्कोहल सॉल्यूशन आई मेड बाय मिक्सिंग 70% सॉल्यूशन एंड 20% सॉल्यूशन। पहली बात तो उसने देखिए बनाया क्या है, 50% अल्कोहल सॉल्यूशन, मतलब इक्वल्स टू में 50 रखेंगे आप। 50 को वैसे हम अगर नंबरिंग में लिखे तो 1/100, क्योंकि 1/100 से इसको डिवाइड करने पे एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो इक्वल्स टू में तो आपको ये रखना है जो बन गया। अब किससे बनाया, बाय मिक्सिंग 70% ऑफ सॉल्यूशन 20% सॉल्यूशन, मतलब 70% सॉल्यूशन अपॉन 100 की परसेंटेज में है, इसलिए मैं इसको नंबरिंग में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये हो गया एक वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल आपके पास हो गया 20/100y, राइट। इस तरीके से आप इक्वेशन बनाएंगे। जो टोटल है वो इक्वल्स टू में आएगा, क्योंकि देखिए मैंने कैसे पता लगाया टोटल, क्योंकि उसने बोला 30 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल सॉल्यूशन बनाया गया है बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस। तो देखिए इक्वेशंस भी कुछ इसी टाइप की होती हैं कि इसको और इसको मिला के इक्वल्स टू
1200, तभी तो आप जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब यही होता है, वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी इस पे ध्यान देते हैं। इसने बोला 50% ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया है इसको और इसको मिक्स करके, मतलब ये इक्वेशन आपकी बनेगी। इसमें ये दो वेरिएबल होंगे, इक्वल्स टू में ये आएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके 100 से ये इसका 100 इसका 100 कट जाएगा, और ये 0 से ये 0 ये 0 कट जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 7x + 2y = 5, राइट। अब देखिए इसने कुछ और भी पूछा है, वी वांट टू नो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ईच सॉल्यूशन। अब आपको बताना है कि कितना गया है ईच सॉल्यूशन का। मान लीजिए अभी आपको पता नहीं है, देखिए ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तो गया है आपके 50% अल्कोहल में। अब 30 लीटर्स में क्या क्या गया है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। x, मान लीजिए x आपका सॉल्यूशन ये वाला गया है, प्लस y आपने 30, इन दो को सॉल्व करके आपका 30 बना है। क्योंकि देखिए इसने बोला इफ़ यू वांट टू नो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ईच सॉल्यूशन शुड बी यूज ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू योर लीनियर इक्वेशन। मतलब 30 का बना है और क्या क्या और कितना यूज़ किया है वो आपको पता नहीं, इसलिए आपने x और y यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे तो क्या है, ये चीज़ जो है वो खाली अल्कोहल सॉल्यूशन के लिए थी, वो इसने इसके लिए नहीं दी, अल्कोहल सॉल्यूशन के लिए दी। अब जो नीचे वाली है हमने मान लिया कि इतना ये कुछ दोनों को ही मिलाया तभी तो ये बना है 30। अब आप इसको इससे सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे ये हम आगे देखते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ में ध्यान देना है कि क्या बनाया गया है और किस किस से बनाया गया है। जितने आइटम यूज़ किए गए हैं वो इस साइड प्लस इस साइड वो वेरिएबल्स में आएंगे, और जितना बनाया गया है वो इक्वल्स टू के टोटल में आएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपको बनाना आता होगा। x और y की वैल्यू 0 0 रखकर, जो भी वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू जो आती है उसको y के पॉइंट में डिनोट करते हैं, y को 0 रख के x में जो आता है वो x के पॉइंट में डिनोट करते हैं। पर ये चीज़ आपको इग्नोर नहीं देगा। ये चीज़ तो बहुत बार देखी गई है, इसलिए आप इसको ही सिर्फ प्रैक्टिस ना करें, प्रीवियस पेपर को डाउनलोड करें और उसमें से ये देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये आएगा, इसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन इस टाइप का ज़रूर आएगा। ये नहीं आएगा लेकिन इस टाइप का जरूर आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये इसने सॉल्यूशंस बताए हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होता है, जब कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास नहीं आती है। तो अगर आपको मैं एक बार फिर से रिविज़न करा दूँ तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 2 एक परफेक्ट सॉल्यूशन आ चुके हैं, मतलब एक प्रॉपर सॉल्यूशन आ चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब जरा आप नीचे आए तो देखिए 5 - 2y और पॉइंट y, देखिए एक कोफिशिएंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस कब होंगे, जब देखिए x और y की वैल्यू, देखिए ये वाली इक्वेशन जो है ये जो आपको दे रखी है E7, ये आपकी नो सॉल्यूशन में आएगी। अब मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जब भी किसी का सॉल्यूशन नहीं होगा, जिस भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, आप उसे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और जब भी कोई उसका सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब देखिए ये आ गया आपका यूनिक सॉल्यूशन आ गया, तो आप इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे x0 है y0, मतलब ये दोनों 0 हो गए तो इक्वल्स टू में 3 किसी काम का नहीं है, तो आप इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बाकी आप ये एक्सरसाइज ट्राई करके देख सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, और वो है सॉल्विंग बाय सब्सटीट्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन या तो सब्सटीट्यूशन। अब देखिए एलिमिनेशन जो मेथड है उसमें क्या आता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, खाली एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे में रखनी होती है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये आपके पास, ये देखिए, अब ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस में आपको बता चुका हूँ, 2 वेरिएबल्स की। देखिए अब बात करते हैं सब्सटीट्यूशन की। सब्सटीट्यूशन मेथड में कुछ नहीं करना होता, खाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना होता है किसी दूसरे में। अब देखिए अगर 1 वेरिएबल की मैं बात करूँ तो देखिए इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, कुछ भी हो सकती है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जा रही है। इसके लिए भी जो सब्सटीट्यूशन मेथड है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है 2 की, तो 2 में भी कुछ हद तक बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। देखिए मान लीजिए ये 2 लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू कैसे निकाली, 7 - 2x। ये देखिए अब इस y की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी। 5x की जगह 5x आएगा, 3 की जगह 3, y की जगह ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 18। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी।
और जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो आप दोनों में से किसी में भी x की वैल्यू डालकर y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये चीज़ तो सही रहती है 1 और 2 तक, लेकिन अगर हम बात करें 3 वेरिएबल्स की तो इसमें 3 वेरिएबल्स में ये जो है ये थोड़ा दिक्कत करता है। देखिए अब 3 वेरिएबल्स में आप किस तरीके से करेंगे, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए अगर अब ये 2 3 आपको कोई 3 जो है इक्वेशंस दे रखी है, राइट। अब देखिए अगर आप इसको करते हैं, चलिए ये देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू निकाल लो। चलो ठीक है निकाल ली, x की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2y माइनस जेड। अब अगर आप इस वैल्यू को इनमें से किसी में भी रखते हो तब भी वो वाई जेड की फॉर्म में बनेगा। और अगर आपने किसी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर भी लिया और पेपर में आपको 4 वेरिएबल की इक्वेशन दे दी तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा पड़ जाता है। इस प्रोसेस के लिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो तो देखिए अगर आप इसमें एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं तो ये बहुत ही लंबा जाता है। तो देखिए वाई जेड की वैल्यू के लिए आप इसको सॉल्व करोगे, फिर ऐसे करोगे वैसे करोगे, 3 की आपने किसी तरीके से कर भी दी तो 4 में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए इन टाइप्स की सॉल्यूशन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक नया आया था और वो है एलिमिनेशन मेथड, जो लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन वही है, आपको खाली वैल्यू करनी है, लेकिन ये खाली 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के लिए ही सही है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 जाएगा। 3 के बाद जब भी आप आगे जाओगे तो ये वेरिएबल्स बढ़ते चले जाते हैं और वेरिएबल्स का बढ़ते चले जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर देता है सॉल्यूशन के लिए। इन चीज़ों से निपटने के लिए एक आया है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम गॉस मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई 3 वेरिएबल की इक्वेशन इसने दे दी, ठीक है। ये देखिए 3 वेरिएबल की मैंने बुक से ही उठाया। अब आपको देखना है कि आपको किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। मान लीजिए किसी भी 2 को पकड़ लीजिए आप और किन्हीं भी 2 के लिए सॉल्व कर लीजिए। मैंने पकड़ा है 2 और 3 को। अब 2 और 3 को ही मैंने क्यों पकड़ा इस बात का भी मैं आपको रीज़न देता हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा है एक टर्म पॉजिटिव में एक टर्म नेगेटिव में है और दोनों इक्वल भी हैं, तो इन्हें काटना बहुत ईजी होगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो y से y कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 4x माइनस 3z, क्योंकि ये माइनस का है यहाँ प्लस का है। अगर मैं किसी और को लेता तो पहले मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर डिवाइड, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती, पर ये देखिए डायरेक्टली दे रखा है। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने एक्स जेड निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 को पकड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी एक इक्वेशन में एक्स जेड है तो दूसरी इक्वेशन भी ऐसी ही बनाना जिसमें एक्स जेड हो, ताकि आप दोनों को काट के जेड या फिर एक्स की वैल्यू निकाल सको। अगर आपने एक्स जेड के लिए इसको सॉल्व किया है और दूसरी वाली को आपने वाई जेड के लिए सॉल्व कर दिया तो वो वाई जो है आपका दिक्कत करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2 से एंड एडिंग कर रहा हूँ विद इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की दिखती है और आपको दिख रहा है यहाँ -2i है, ये इक्वेशन 2 है -2i, और यहाँ पर क्या है प्लस का 2i, मतलब ये दोनों भी इक्वल है और अपोजिट साइन के बना दिए मैंने। मतलब इन्हें जब मैं ऐड करूँगा तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और आंसर आपका आएगा 6x + 7x + 7x, और ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये देखिए बड़ा वाला माइनस में है तो आएगा -7z। इन 2 को आप ऐड करेंगे तो आएगा -14। अब आपको दिख रहा है 7 इसमें कॉमन है, 7 यहाँ से कॉमन निकाल के 7 2 जा 14 काट के इक्वेशन आपकी बनेगी। अब आप देख सकते हैं एक्स जेड यहाँ पे भी है और एक्स जेड यहाँ पे भी है, मतलब आप इन दोनों को सॉल्व करके इनके एक्स या फिर जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखें तीनों को करें, कभी एक को या 2 को ना करें, तीनों को करें। क्योंकि देखिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि मतलब मान लीजिए आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4z = -8, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसे कॉमन निकालते हो तो बात वही पड़ जाएगी। अगर 4 - z = -8 तो देखिए 4 2 जा 8, x - z =-2, तो देखिए ये बात वही पड़ जा रही है, मतलब सॉल्व करके इक्वेशन आपकी वही आ रही है। तो इसलिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, -4 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने -4 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को क्यों किया, इसका भी मेरे पास एक रीज़न है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 4x - 3z है, 4x को मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ से, या चाहे तो आप अब देखिए यहाँ पे मैं 3x से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3x से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे z से z का टर्म हट जाएगा, x की वैल्यू इजीली आपके पास आ सकती है, आप कुछ भी कर सकते हो। पर मैंने -4x से इसको इससे मल्टीप्लाई किया
तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, -4x प्लस का 4z इक्वल्स टू प्लस का z। अब देखिए इस माइनस से ये देखिए ये इक्वेशन आ गई मेरे पे, जिससे मैंने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये रही आपकी पहली वाली इक्वेशन, ये आ गई दूसरी वाली, इससे ये कट जाएगा तो आपके पास z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी z इक्वल्स टू, देखिए -7 और प्लस का z की वैल्यू आ गई आप पे 1। अब एक वेरिएबल की आप पे वैल्यू आ चुकी है, आपको दूसरे की निकालनी है। अब दूसरे की निकालने के लिए आप ये वाला इक्वेशन का यूज़ ना करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक की वैल्यू है। अगर आपने एक की वैल्यू पुट कर भी दी तब भी आप पे दो की इक्वेशन बनेगी। तो आपको ऐसी इक्वेशन देखनी है जो खाली दो वेरिएबल की हो। तो देखिए दो वेरिएबल की इक्वेशन या तो ये है या तो ये है। आप दोनों में से किसी में भी z की वैल्यू डालकर x की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ डाली तो यहाँ पे दो वेरिएबल आपका दिमाग ख़राब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डाल के आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने भी यही किया है। फ्रॉम 5, पाँचवीं इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू रख दी है z की, और z की वैल्यू रखने के बाद मेरे पे x की आ गई और x की वैल्यू रख दी है। अब देखिए आपके पास दो वेरिएबल की आ चुकी है। अब आप इन इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हो, राइट। जब आप पे दो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो आ चुकी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। दो की वैल्यू डाल दी मतलब आपके पास लास्ट वाले की डायरेक्टली आ जाएगी। इसमें डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो की आपके पास आ रखी है। तो इस तरीके से आपके पास जो है तीन वैल्यू आ जाएगी और वो होगी ये वाली। x की वैल्यू क्या है आपके पास -1, y की वैल्यू है आपके पास 2 और z की वैल्यू है आपके पास 1। अब आपको एक चीज़ चेक करनी है, क्या आपका ये जो आंसर है ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो आपको करना क्या है, x की जगह ये वाली वैल्यू डालनी है, y की जगह ये वाली और z की जगह ये वाली। जो इक्वेशन आपको पहले दी गई थी, इन पे x की जगह और y की जगह और z की वैल्यू डालनी है। वो इक्वल्स टू आनी चाहिए 4 के, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू होती है। अगर ये इसके इक्वल्स टू आती है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एकदम करेक्ट है। अब देखिए चलिए मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपकी तीन वैल्यूज़ आई थी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, -1, 2 और 1। अब देखिए आपके पास जो सबसे पहली इक्वेशन थी वो थी आपके पास x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 4, ठीक। ये आपके पास इक्वेशन थी। x की जगह पर रख दीजिए आप -1 प्लस 2y की जगह पर रख दीजिए आप 2 प्लस z की जगह पर रख दीजिए आप 1 इक्वल्स टू 4। अब आपको दिखाई दे रहा है इस 1 से ये 1 कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो है 4 है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब जो आंसर जो है आपका ये वैल्यू एकदम करेक्ट है। और यही चीज़ आपको तीनों के लिए करनी है। इस इक्वेशन पे भी आपको x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे 2 रखना है, z की जगह पे 1 रखना है। ये तीनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, ये तीनों आपकी वैल्यूज़, तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो एकदम करेक्ट है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ है नहीं। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा इग्नू में वो आपको ध्यान देना है। वो ऐसे टाइप की कोई भी इक्वेशन दे देगा, फिर बोलेगा क्या ये इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकती है या नहीं, और अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, और जिससे हो सकती है उससे सॉल्व करनी है।